Hello aspirants, welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 5th September, so let's get started. First article is with respect to landslides. Now यहाँ पर मैं इस आर्टिकल को आपके साथ पूरा इन डेप्थ कवर करूंगा जैसा कि हम मेंस 450 प्लस में करते हैं. Earlier I wanted to take this article as part of 450 series, but ये बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं. बाकी इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 1 अगस्त को एटलीस्ट वेस्टर्न घाट के रिस्पेक्ट में देख चुके हैं इस आर्टिकल को. ठीक है, तब हमने बात की थी अबाउट दी कस्तूरी रंजन रिपोर्ट एंड माधव गाडगिल रिपोर्ट, और हमने उसमें पूरा फोकस रखा था वेस्टर्न घाट्स में जो लैंडस्लाइड हो रहे हैं उसके क्या रीजंस हैं, क्या कॉजेस हैं, ऑल दोस थिंग्स. आज हम इस टॉपिक को हॉलिस्टिकली कवर करते हैं क्योंकि अगर सेपरेटली आ गया कि लैंडस्लाइड के लिए हमने क्या मेजर्स लिए हैं एंड हमारी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी क्या है, तो वो आंसर करने में आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी. ठीक है, पहले लैंडस्लाइड को कवर करते हैं, उसके बाद बाकी की न्यूज पर आते हैं. तो दिस लैंड क्लासिफिकेशन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये दिया है खुद इसरो ने. तो जब टाइप ऑफ मूवमेंट की बात होती है तो वो फॉल हो सकते हैं लाइक रैपिड मूवमेंट ऑफ रॉक एंड बोल्डर्स. ठीक है, जो स्टीप स्लोप से डिटैच हो जाते हैं या क्लिप से फ्रैक्चर होकर गिर जाते हैं. टॉपल टॉपल मीन्स फॉरवर्ड रोटेशन ऑफ मास ऑफ डेब्रिस ऑफ रॉक आउट ऑफ स्लोप. स्लाइड हो सकते हैं, रोटेशनल स्लाइड हो सकती है. रोटेशनल स्लाइड इज स्लाइड मूवमेंट इज रफली रोटेशनल अबाउट इट्स एक्सिस विद पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस. ट्रांसलेशन स्लाइड एंड सो ऑन. टाइप ऑफ मटेरियल क्लासिफाई किया है यहाँ पर इसरो ने. रॉक हो सकते हैं, हार्ड एंड फर्म मास. डेब्रिस हो सकती हैं, अर्थ material which constitute 80% or more of particles are smaller than 2 mm. ठीक. टाइप ऑफ फ्लोस, डेब्री फ्लोस हो सकती हैं, छोटी छोटी अर्थ फ्लो, मड फ्लो, क्रीप एंड ऑल दोज थिंग्स. lateral spread, it means that the lateral movement usually occurs in very gentle slope and flat terrain, यानी कि ज्यादा स्टीप माउंटेन नहीं है, इट्स काइंड ऑफ लाइक दिस. ठीक है, तो उस पर लेटरल स्प्रेड हमें देखने को मिलता है. सिमिलरली ये मैप है और आपको इसी तरीके से मैप बनाना एग्जाम में अगर लैंडस्लाइड्स के बारे में पूछा जाता है. ठीक, जो आप ब्लू कलर में देख रहे हैं इट इज वेरी हाई हैजार्ड प्रोन जोन. तो थोड़ा सा रीजन यहाँ पे कश्मीर का आएगा और बाकी हमारा नॉर्थ ईस्ट का आता है. वेस्टर्न घाट्स नहीं आते हैं वेरी हाई वाले में. राइट, हाई हैजार्ड जो आप ऑरेंज में देख रहे हैं एंड वेस्टर्न घाट जो अभी पूरा न्यूज में बना हुआ है वो मॉडरेटली हाई हैजार्ड रेंज में आता है. दिस इज द मैप गिवन बाय इसरो. सो डोंट थिंक कि आप मैप कुछ भी बना देंगे कि यहाँ लैंडस्लाइड हो सकता है एंड ऑल दोज थिंग्स. आपका जो केरल वेस्टर्न घाट्स वाला रीजन है वो मॉडरेटली हाई हैजार्ड जोन में आता है. कई बार इस तरह के स्टेटमेंट्स आपको प्रीलिम्स में भी दे दिए जाते हैं और फिर वहां गलती हो जाती है कि कॉमन सेंस यही कहेगा कि हाँ हाई हैजार्ड जोन में आता होगा, हाई में नहीं आता है. दो मेजर चीजें. फर्स्ट इज इसरो ने एक लैंडस्लाइड एटलस बना के दी थी जिसमें इसने कहा था दैट इंडिया इज अमंग टॉप 4 कंट्रीज विद हाईएस्ट लैंडस्लाइड रिस्क. ठीक है, टॉप 4. और यहाँ पर इसने एस्टिमेट भी दिया था कि लॉस ऑफ लाइफ कैन बी ग्रेटर देन 1 इन पर स्क्वायर किलोमीटर रीजन. सेकंड, यहाँ पर आईआईटी मद्रास ने बना के दिया था हमें ससेप्टिबिलिटी मैप, यानी कि इंडिया का कितना एरिया ससेप्टेबल है टुवर्ड्स द लैंडस्लाइड. तो यहाँ पे इसने कहा था दैट इंडिया अकाउंट फॉर 8% ऑफ ग्लोबल फैटिलिटीज ड्यू टू लैंडस्लाइड एंड 13% ऑफ द कंट्री इज ससेप्टेबल टू लैंडस्लाइड एंड 4.75% इज वेरी हाईली ससेप्टेबल. और इसके अकॉर्डिंग केरल वाज द मोस्ट वल्नरेबल. बट ऊपर जब हमने इसरो के मैप के थ्रू देख रहे हैं तो इट कम्स अंडर मॉडरेटली और हाई हैजार्ड. ठीक है, या तो हाई हैजार्ड या मॉडरेटली. वेरी हाई एंड हाई हैजार्ड हमें हिमालयन रीजन और नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलते हैं. नाउ दीज आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट, ये आप खुद से भी लिख सकते हैं. नेचुरल कॉजेज क्या हो सकते हैं? हैवी रेनफॉल हो जाती है कई बार जैसे वायनाड में हुई, या क्लाउड बर्स्ट हो जाता है जैसा कि हमने उत्तराखंड में देखा था. अर्थक्वेक आ जाता है कई बार जैसे नेपाल में जब आता है तो उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हमें अपने हिमाचल उत्तराखंड में भी देखने को मिलता है. रिवर का नेचर, कई बार आपकी रिवर इतनी ज्यादा डेब्रिस कैरी करती है कि वो भी एक कॉज बन जाता है. और डिफॉरेस्टेशन जब होता है तो आपकी सॉइल जो होती है वो वैसे ही वल्नरेबल हो जाती है, तो बारिश के साथ साथ वो पूरा रेन के साथ खिंचा हुआ चला जाता है. नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज. देखिए, क्लाइमेट चेंज को आप वैसे एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज में भी रख सकते हैं नीचे, बट मैंने इसको यहाँ पे इसलिए रख दिया है क्योंकि क्लाइमेट चेंज ह्यूमन के थ्रू हो रहा है वो ठीक है, उसने सिर्फ स्पीड बढ़ाई है. एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जो है उन्होंने क्लाइमेट चेंज को और एग्रेवेट किया है, बट वो नेचुरली भी होता है. ठीक है, जब ह्यूमंस नहीं थे तब भी क्लाइमेट चेंज होता रहा है टाइम टू टाइम. तो वो आपकी मर्जी है, आप उसको नेचुरल कॉजेज में रखिए या एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज में. एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज की जब हम बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज द मेजर रीजन. अब जैसे हमारे यहाँ उत्तराखंड हिमाचल एरियाज में क्या हो रहा है, और ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं तो और ज्यादा डिमांड बढ़ रही है एमिनिटीज की.
और ज्यादा रोड्स को चौड़ा करना पड़ रहा है तो आपको माउंटेन कट करने पड़ रहे हैं, आपको और ज्यादा होटल्स बनाने पड़ रहे हैं, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज करने के लिए आप और ज्यादा अपनी वहां की जो माउंटेन्स है उनको कट कर रहे हो। सिमिलरली माइनिंग के लिए अब हमने अभी देखा था कि लिथियम के रिजर्व्स मिले हैं जम्मू एंड कश्मीर में और उसका ऑक्शन भी किया गया, जबकि जम्मू कश्मीर ऑलरेडी एक लैंडस्लाइड प्रोन जोन है, अगर हम वहां पर माइनिंग करते हैं तो वो भी इस चीज को और ज्यादा एग्रेवेट कर देगी। डिफॉरेस्टेशन, पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, आपको और हाउसेज बनाने हैं, टूरिज्म बढ़ रहा है, आपको और ज्यादा होटल्स बनाने हैं या आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, अल्टीमेटली आप क्या करते हो, डिफॉरेस्टेशन। और इस वजह से क्या होता है, जो आपकी सॉइल है वहां पर वो और ज्यादा लूज हो जाती है। जब पेड़ नहीं होंगे, उनकी रूट सॉइल को पकड़ के नहीं रख पाएगी, तो ये और ज्यादा लैंडस्लाइड होती है। ठीक है, दूसरा अनसस्टेनेबल टूरिज्म, सेम पॉइंट जो मैंने आपको बता दिए। हैवी रेनफॉल का एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है 2013 उत्तराखंड क्लाउड बर्स्ट। इसलिए मैं आपको बार बार जब ये न्यूज में छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं, मैं आपको हमेशा कहता हूँ ये आपके फॉर्डर पॉइंट का काम करेंगे, तभी आपके आंसर उतने इंपैक्टफुल दिखेंगे। ठीक है, हैवी रेनफॉल का एग्जाम्पल था उत्तराखंड, उसी तरह से वायनाड भी उसी का एग्जाम्पल हो जाएगा, उसको ऐड कर सकते हो आप। अर्थक्वेक टेक्टोनिकली एक्टिव है हमारे हिमालयाज, तो इस वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक की प्रोबेबिलिटी रहती है और ये रीजन और ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है। नेचर ऑफ रिवर्स, तो यहाँ पर इंक्रीज फ्लो इन दी चलियार रिवर रिजल्टेड इन हैवी सेडिमेंट इरोजन रिजल्टिंग इन वायनाड लैंडस्लाइड कैटास्ट्रोफ। ठीक है, अब सेम एग्जांपल वायनाड आप दो दो जगह यूज करो वो उतना ठीक नहीं लगता, इसलिए हमने एक जगह पे उत्तराखंड का क्लाउड बर्स्ट रख दिया, दूसरी जगह पे वायनाड ऐड कर दिया। क्लाइमेट चेंज, तो वार्मिंग ऑफ अरेबियन सी हैज रिजल्टेड इन इंक्रीज रेनफॉल इन वेस्टर्न घाट लीडिंग टू एनहांस्ड लैंडस्लाइड्स। एंथ्रोपोजेनिक में आज अगर वेस्टर्न घाट्स में ज्यादा चीजें हो रही हैं उसका दो रीजन है। एक तो कर्नाटका वाला जो रीजन है उसमें बहुत ज्यादा आप लोग माइनिंग करते हैं, केरल वाला जो रीजन है वहां पे आपने काफी सारा प्लांटेशन मोनोक्रॉपिंग को प्रमोट किया और डिफॉरेस्टेशन आपने बढ़ा दिया। राइट, ये दो मेजर रीजन है जिसकी वजह से वेस्टर्न घाट में ज्यादा लैंडस्लाइड्स हमें देखने को मिल रहे हैं। उसी तरीके से डेवलपमेंट ऑफ कोंकण रेलवे इन वेस्टर्न घाट इज कंसिडर्ड ए सिग्निफिकेंट रीजन बिहाइंड फ्रीक्वेंट अकरेंस ऑफ डिजास्टर इन द रीजन। माइनिंग एक्टिविटीज, आयरन ओर, बॉक्साइट, मैग्नीज, गोवा एंड कर्नाटका में, इसी वजह से और ज्यादा रिस्क बढ़ गए डिजास्टर के। डिफॉरेस्टेशन की बात करें तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन वेस्टर्न घाट हैड रिजल्टेड इन लॉस ऑफ नेटिव ट्रीज एंड इंक्रीज द डिजास्टर रिस्क। उसी तरीके से अनसस्टेनेबल टूरिज्म, तो उसमें आप शिमला का एग्जांपल कोट कर सकते हो, ठीक है, या और भी कोई एग्जांपल आप रख सकते हो, आपकी मर्जी। Impact of landslide. Now, there's nothing to explain in this. Loss of life, economic loss, infrastructure damage, shortage of essential, displacement and migration, and all those things. अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो ये है नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग। मैं इसको आपको क्विकली गो थ्रू करवा देता हूँ क्योंकि जब वीडियो ज्यादा लेंदी हो जाता है 55 मिनट से ऊपर तो फिर आप लोग देखते नहीं उतना ज्यादा, ठीक है। बट द थिंग इज कि अगर हम किसी टॉपिक को बहुत हॉलिस्टिकली कवर कर रहे हैं फ्रॉम मेन्स पर्सपेक्टिव तो फिर टाइम लग जाता है न्यूज़पेपर में। गवर्नमेंट मेजर में सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग। यहाँ पे हमसे मैपिंग कर रहे हैं कि हमारा कितना रीजन कितना ज्यादा ससेप्टिबल है टुवर्ड्स द लैंडस्लाइड। तो ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था जीएसआई ने, नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग प्रोग्राम, वो भी 2014 में। और इसका गोल था टू मैप 0.42 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज अक्रॉस द कंट्री। सो दिस इज वन थिंग। सेकेंड इज, अब ससेप्टिबिलिटी मैप कर ली वो ठीक है अपनी जगह, बट अगर होता है तो इस रिस्क को मैनेज करने के लिए हमारे पास पॉलिसी क्या है, तो उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाई गई 2019 में। ये बात कर रहा है सारे कंपोनेंट्स को एड्रेस करने की, दैट इज हजार्ड मैपिंग करनी है, मॉनिटर करना है, अर्ली वार्निंग सिस्टम देना है, ठीक है, डेवलप करना है ताकि अगर हमें दिख रहा है कि ऐसे कोई डिजास्टर आ सकते हैं, रेनफॉल बढ़ रही है पिछले 2-3 से, तो हम जल्दी से वार्निंग दे सकें, अपने लोगों को इवैक्यूएट कर सके वहां से। अवेयरनेस प्रोग्राम बढ़ाना है, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, रेगुलेशन एंड पॉलिसी स्टेबलाइजेशन एंड मिटिगेशन। ये कैपेसिटी बिल्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपकी जो मैन पावर जो उस काम में लगी हुई है वही उतनी ट्रेन नहीं है, उतनी स्किल्ड नहीं है कि वो जल्दी से पकड़ पाए कि यहाँ पे डिजास्टर आने के चांसेस बढ़ रहे हैं, या ये प्रोजेक्ट अगर हम यहाँ पे लाएंगे माइनिंग का तो इससे जो सॉइल होगी वो लूज होगी, लेकिन ये लूज के इम्पैक्ट हमें इमीडिएट नहीं दिखेंगे। अभी तो दिखेगा कि सब कुछ ठीक है, बट हो सकता है कि 10 साल 20 साल बाद हमें रियलाइज हो कि यहाँ की सॉइल उस वक्त जो वीक हुई थी वो अब जाके स्लाइड कर रही है। एग्जैक्टली यही हुआ जोशीमठ में जहां पर लैंड सिंकिंग के इंसिडेंट्स देखे गए। बहुत पुराने प्रोजेक्ट्स थे लेकिन उनका इम्पैक्ट हमें अब जाकर फील हुआ। ओके, सो हमने ससेप्टिबिलिटी मैपिंग कर ली, हमने रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बना ली। नेक्स्ट इज एनडीएमए ने भी कुछ गाइडलाइन इशू की थी लैंडस्लाइड हजार्ड मैनेजमेंट को लेकर, बट ये बहुत पहले हुई थी 2019 में, तो आप इसको फिलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हो, बट इसके 3 पॉइंट्स ले सकते हो। फर्स्ट इज कि हमें डिलिनिएट करना होगा ऐसा एरिया जो ससेप्टिबल है, यानी कि यहाँ पर हमें ना तो कोई प्रोजेक्ट आने देना है, ना ही कोई ह्यूमन सेटलमेंट, ना ही कोई एग्रीकल्चर। दूसरा,
हमें जो भी सक्सेसफुल मिटिगेशन टेक्नोलॉजीज हैं उनको यूज करना होगा दूसरी कंट्रीज से सीखकर। थर्ड इज हमें अपनी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी और ट्रेनिंग ऑफ जियो साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, प्लानर्स ये और ज्यादा इफेक्टिव करनी होगी। नेक्स्ट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट बनाया गया है, तो वो प्रोवाइड करता है कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट टू वेरियस नेशनल स्टेट लेवल एजेंसीज इन फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। इसके अलावा हम लोग और स्टेप क्या ले सकते हैं? सो यहाँ पर हम लोग एक रूट मैप बनाएं, क्योंकि देखिए हिमालयन रीजन में जब आप उत्तराखंड शिमला जाते हो तो जनरली क्या होता है कि आपने वीडियोस भी देखे होंगे, तो रोड के अक्रॉस व्हीकल जा रहा है और उसी में वो लैंडस्लाइड हो गई और पूरा ट्रैफिक, फिर फंस गए लोग, कई बार 2-2 3 दिन तक फंसे रहते हैं। तो हमें सिर्फ जगह का नहीं, हमें पूरे रूट की भी मैपिंग करनी होगी कि इस पूरे रूट पर भी लैंडस्लाइड कभी भी हो सकती है। सिर्फ रेसिडेंट्स को वार्निंग नहीं देनी है, हमें पूरे रूट को भी ऑब्जर्व करके चलना है ताकि उस तरह के इंसिडेंट्स ना हो, ट्रैफिक जैम जैसी सिचुएशन ना आए लैंडस्लाइड की वजह से, या कोई इंसिडेंट ना हो जाए किसी के साथ। सो हमें यहाँ पर रूट्स को भी मैप करना होगा। अगर हमें लगता है कि यहाँ पे ट्रिगर हो सकता है लैंडस्लाइड, द रूट मैप्स नीड टू बी ड्रॉन एट द अर्लीस्ट टू कॉम्प्लीमेंट द ससेप्टेबिलिटी मैप। प्रॉपर एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करनी होगी बिफोर हम लोग कोई माइनिंग प्रोजेक्ट या डैम कंस्ट्रक्शन को इस इकोलॉजिकली फ्रेजाइल माउंटेन रीजन में अप्रूव करें, उससे पहले हमें प्रॉपर एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना होगा। बट रिमेंबर, ये एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हमें लॉन्ग टर्म को दिमाग में रखते हुए करना होगा। ऐसा नहीं कि आज हम लोग अगर ये डैम बना रहे हैं इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ ठीक रहेगा, बट जब वहां पे इतना पानी स्टोर होगा कई सालों तक, 10 साल 20 साल, आपने पढ़ा होगा ना इवन डैम इंड्यूस्ड अर्थक्वेक के बारे में। चाइना ने एक डैम बनाया हुआ, उसके बारे में कहते हैं वो इतना मैसिव है कि उसने अर्थ की रोटेशन स्पीड को भी स्लो कर दिया है। महाराष्ट्र में केसेस देखे थे हमने डैम इंड्यूस अर्थक्वेक के, ठीक है, सीस्मिक एक्टिविटी शुरू हो जाती है छोटी छोटे लेवल पे, माइनर माइनर, राइट, बट वो सॉइल को लूज करने के लिए काफी होती है। तो हमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी सोचना होगा कि एनवायरमेंट पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। डिमार्केशन ऑफ इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज इन वेस्टर्न घाट्स, अब यहाँ पे जो मैंने आपको दोनों कमिटीज की रिपोर्ट डिस्कस की थी ऑन 1 अगस्त और 21 अगस्त, जो मैंने ऊपर लिखा है वहां पे, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट डेट, ठीक है, तो वो माधव गाडगिल कमेटी एंड कस्तूरी रंजन कमेटी की रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशन मैंने आपको पीडीएफ फाइल भी दी है, आप उसमें से ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज लैंडस्लाइड की माइक्रो जोनिंग करनी जरूरी है हमें। माइक्रो जोनिंग से मतलब है कि यहाँ इस पर्टिकुलर एरिया में किस वजह से आ रहे हैं। सपोज कि यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट नहीं आया, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी वहां पर हो रहा है, तो फिर क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने एग्रीकल्चर प्रमोट करने के लिए प्लांटेशन प्रमोट कर दिया और डिफॉरेस्टेशन कर दिया, ठीक है। तो हमें हर एक जगह के हिसाब से माइक्रो जोनिंग करनी होगी, कहाँ पे डैम की वजह से सॉइल लूज हुई है, कहाँ पर माइनिंग एक्टिविटी की वजह से लूज हुई है, और कहाँ पर एग्रीकल्चर की वजह से लूज हुई है, ठीक है, ताकि हम लोग रीस्टोर कर सकें उस डेन्यूडेड फ्लोरा एंड सॉइल कवर को। इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकली ट्रेंड मेन पावर, तो कोई भी चीज सक्सेसफुल तब तक नहीं हो सकती जब तक हम वहां पे रहने वाले लोकल लोगों को इन्वॉल्व ना करें। राइट, सो दिस वाज कंप्लीट डिस्कशन ओवर लैंडस्लाइड। ठीक है, ये 1 अगस्त को मैंने वेस्टर्न घाट डिस्कस किया था, उसमें दोनों रिपोर्ट डिस्कस की थी, आप वहां से कर लीजिएगा उसे रिवाइज। चलिए ब्रुनई के बारे में जान लेते हैं। कल हमने बात की थी कि ब्रुनई के पास ज्यादा कुछ ऑफर करने को नहीं है इंडिया को, एक्सेप्ट स्पेस कॉपरेशन, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अपने कुछ ग्राउंड स्टेशन सेट करते हैं फॉर ऑब्जर्वेशन, राइट। एंड सेकंड थिंग इज इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ठीक है? बस वो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका, ठीक है। और क्योंकि ये आसियान का मेंबर भी है तो इस वजह से भी हम इसके साथ थोड़ा सा नेगोशिएट करते हैं। अब ये पहली बायलेटरल विजिट है पीएम मोदी की, ठीक है, या किसी भी प्राइम मिनिस्टर की। बट इससे पहले डॉक्टर सिंह गए थे, लेकिन वो गए थे आसियान समिट के लिए, बायलेटरल विजिट पे नहीं गए थे, ठीक है। तो अगर आप इस तरह के टर्म्स पढ़ते हो कि ये पहली बार कोई प्रधानमंत्री गया है, पहली बार गया है बायलेटरल बेसिस पर, या वैसे आसियान समिट के लिए मनमोहन सिंह जी गए थे पहले। स्पेस कॉपरेशन विथ ब्रुनई कंटिन्यूइंग टू होस्ट इंडियन इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड स्टेशन। अच्छा, इसके अलावा हमने एक और बात की थी कि हम एलएनजी सप्लाई यहाँ से लेना चाहते हैं, क्योंकि हम पहले से ऑयल इंपोर्ट करते थे काफी सारा, लेकिन फिर वो हमने रिड्यूस कर दिया क्योंकि हमें रशिया से सस्ता ऑयल मिलने लगा। आज रशिया हमारा मोर देन 40% ऑयल प्रोवाइड करता है हमें, ठीक है, कल मैंने शेयर भी किया था टेलीग्राम में एक ग्राफिक्स आपके साथ। तो हम लोग कह रहे हैं ठीक है, ऑयल तो छोड़िए, हम आपके पास से एलएनजी इंपोर्ट बढ़ाएंगे ताकि आपकी इनकम हो सके। एंड डिफेंस कॉपरेशन एंड पॉसिबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म कॉपरेशन इन एलएनजी सप्लाईज, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो ब्रुनई के साथ हम लोग कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। यूएन क्लॉज, ये इसका जो साउथ चाइना सी को लेकर डिस्प्यूट चलता रहता है पूरी आसियान कंट्रीज का चाइना के साथ, उसकी बात है।
तो इंडिया हमेशा यही कहता है कि आप लोग जो भी डिस्प्यूट्स है उसको पीसफुली रिजॉल्व कीजिए एंड जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उनको अपहेल कीजिए। तो यूएन क्लॉज में मैंने आपको प्रॉपर नोट भी दिए हैं और सब कुछ एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ठीक है, पीडीएफ भी आपके पास होगी अब तक उसकी। चाइना ब्रुनेई का बायलैटरल ट्रेड देखिए $2.6 बिलियन, और हमारा कितना है इसके साथ, जस्ट $286 मिलियन, लेस देन 10% ऑफ व्हाट चाइना हैज। ठीक है, तो हम लोग कितना भी अच्छा व्यवहार कर लें किसी भी कंट्री के साथ, बट वो हर कंट्री ट्रेड के लिए चाइना पर ही डिपेंड है, तो वो एक हद से ज्यादा चाइना के अगेंस्ट जा भी नहीं सकते, चाह कर भी नहीं जा सकते। यहाँ है आईएलओ की एक स्टडी जिसने कहा है कि एआई की वजह से देयर हैज बीन अ डिप इन लेबर इनकम। तो हाँ, हुई है, ठीक, आपकी इनकम कम हुई है, तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि जब तक गवर्नमेंट्स की तरफ से पॉलिसी सपोर्ट नहीं मिलेगा, इन कंपनीज पर कुछ रेगुलेशन ना बनाया जाएगा, तब तक तो वो फिर यही मानेंगे कि, अब जैसे मान लीजिए कि किसी को यूपीएससी कोचिंग में कंटेंट डेवलपमेंट का काम करना है, ठीक है, उसको पहले कोचिंग वाले दे रहे थे 30,000, बट आज वही कंटेंट डेवलपमेंट उस आदमी को बैठ के बस चैट जीपीटी से टॉपिक्स के नोट्स निकालने, फिर थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करने, यानी उसका काम ईजी हो गया, तो कोचिंग वाले नाउ विल से कि हम आपको 30 नहीं, अब हम आपको 20 देंगे। वैसे सिचुएशन हुई है। एक तरफ हम क्या बात करते थे कि ये एफिशिएंसी बढ़ाएगा एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा वर्कर की। तो एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज तो हो रही है, बट जो कंपनीज हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, वो इसके बदले में क्या कह रहे हैं कि इनके जो वेजेस हैं उसको डिक्रीज कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम आपको टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करके दे रहे हैं ना, तो उसमें भी कंपनी का खर्चा हो रहा है। लाइक जैसे पेड वर्जन अगर लेते हैं, जो अलग अलग जीपीटी और उसके अलावा और भी जो दूसरे टेक्नोलॉजीज हैं उनके, तो उसके बदले में वो लोग यही कहते हैं कि एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है तो आपके वेजेस भी कम करेंगे। So, the inequality is on the rise as share of labor income has stagnated worldwide and a large share of youth remain out of employment, education and training. अब देखिए, इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि आखिर बाकी कंट्रीज का छोड़ दीजिए, बट इंडिया ने या मेजरली जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं, इनमें से कितनों ने अपना एजुकेशन करिकुला चेंज किया है। ठीक, अब नई नई टेक्नोलॉजी डिस्टर्ब करेंगी, जॉब सेक्टर को डिस्टर्ब करेंगी, ये तो बात वर्ल्ड कर रहा है, लेकिन इंडिया भी कर रहा है। लेकिन आप में से कितनों ने सीरियसली अपने एजुकेशन करिकुलम को मॉडिफाई करने की, अपडेट करने की कोशिश की है? किसी ने नहीं। वही टेस्टिंग करना आज भी सिखा रहे हैं कॉलेजेस में, वही कोडिंग करना सिखा रहे हैं, जबकि ये चैट जीपीटी वगैरह कोडिंग चुटकियों में कर देगा, तो मैन पावर को जॉब कहाँ से मिलेगी? सच बात यह है कि हम लोग अपने एजुकेशन की तरफ उतना ध्यान दे नहीं रहे हैं, स्पेशली इन इंडिया। गुजरात का करीब 157 स्कूल्स ऐसे थे, गवर्नमेंट स्कूल्स, जहां रिजल्ट 0% आया था 10th बोर्ड का, 0%। राइट, गुजरात में ही कई स्कूल्स ऐसे थे जहां पर ऑलमोस्ट आई थिंक मोर देन 2000 स्कूल, जहां पर सिर्फ एक ही टीचर है। तो ये हाल है हमारे एजुकेशन का। खैर नहीं, छोड़िए, वो अपने अलग मैटर है, फिलहाल हम अपने आप को यहीं पर स्टिक रखते हैं। मेजर रीजन क्या रहा इनकी फॉल का अर्निंग में, इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई। अब कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था एक जो समिट, फ्यूचर समिट होने वाला है, उसमें इंडिया कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपनी जो एक्सपर्टीज है, जो हमने क्लाइमेट नेगोशिएशन में यूज की, वहां से जो हमें लर्निंग मिली है, ग्लोबल साउथ को पीछे नहीं छोड़ना है, साथ लेकर चलना है, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए और इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए बेनिफिट्स की। ठीक है, तो वो सारी टीचिंग हम लोग को एआई में भी यूज करनी है। कल का अगर डिस्कशन नहीं देखा तो प्लीज देख लेना, दैट आर्टिकल वॉज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि पीडीएफ आप लोग को शायद नहीं मिली होगी, मैंने उसको सिर्फ ऐप पे उन लोगों के लिए रखा है जो लोगों ने मंथली सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। ठीक है, इट इज नॉट अवेलेबल टू एवरीवन नाउ, बिकॉज आई एम सॉरी टू से दिस, बट इवन ये सब करने के लिए, ये सब बनवाने के लिए, आई माई सेल्फ हैव टू पे दीज कंटेंट डेवलपर्स, राइट? सो एनीथिंग दैट इज ऑलवेज फ्री इज नॉट सस्टेनेबल। नेक्स्ट इज देयर हैज बीन परसिस्टेंट इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी एंड आउटपुट। तो इसमें तो इंक्रीज हुआ है, प्रोडक्टिविटी हुई है, एफिशिएंसी बढ़ी है, बट अल्टीमेटली उनकी जो इनकम थी वो डिक्रीज हो गई उल्टा। This is consistent with the automation-based technological innovation in absence of strong policy response. अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिसी नहीं ली जाती है तो फिर ये इनइक्वालिटी और ज्यादा बढ़ेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। ठीक है, तो फ्रंट पेज में हमारे पास 3 काम की न्यूज थी, हमने डिस्कस की, आगे चलते हैं। ये पॉलिटिकल न्यूज छोड़िए, हम सिर्फ अपनी काम की न्यूज देखते हैं। सेंट्रल एंड त्रिपुरा साइन पीस अकॉर्ड। अब मैंने आपके साथ कितने पीस अकॉर्ड डिस्कस किए अभी तक? नागा पीस अकॉर्ड डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद उसके बाद मैंने आपके साथ मणिपुर का इशू पूरी तरीके से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। म्यांमार में जो इशू चल रहा है वो हमने पूरा डिस्कस कर लिया था, क्योंकि इसका इम्पैक्ट काफी रहा है हमारे ऊपर। और दूसरा मैंने आपके साथ बोडोलैंड
का इशू भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट से अभी तक हम लोग इतनी टॉपिक्स अच्छे से कवर कर चुके हैं इन डेप्थ। नेक्स्ट इशू आता है त्रिपुरा का। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद त्रिपुरा? देखिए, ये हुआ करता था एक प्रिंसली स्टेट, इंडिया में एसिड कर गया, सब कुछ ठीक था। देखिए, ब्रिटिशर्स और उसके बाद जो बांग्लादेश में लिबरेशन वॉर हुई, उस वजह से क्या हुआ, दी बंगालीज, ब्रिटिशर्स के टाइम, एंड बांग्लादेशीज आफ्टर लिबरेशन, या उनकी जो लिबरेशन वॉर थी उस टाइम, ये काफी ज्यादा आ गए त्रिपुरा में। एंड वर्स्ट थिंग ये हुई कि त्रिपुरा का ये कहना है कि देखिए, वी वर अ ट्राइबल स्टेट, लेकिन आपने इतने सारे आउटसाइडर्स ले आए और सबसे इंपॉर्टेंट आपने उनको वोटिंग राइट भी दे दिए। तो ये लोग हमारी पूरी की पूरी पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को आज कंट्रोल करते हैं। सो विद इन त्रिपुरा ऑल्सो देयर वॉज ए डिमांड वंस अपॉन ए टाइम, इनफैक्ट अभी भी है, बट वो अभी क्या है कि वहां के जो राजा हैं वो बीजेपी के करीब है, इसलिए अभी वो बात इतनी करते नहीं है। बट देयर वॉज ए डिमांड अबाउट सेपरेट त्रिपुरा लैंड। ठीक है, ये चाहते हैं कि विद इन त्रिपुरा हमें एक अलग स्टेट बना के दे दिया जाए, या स्टेट विद इन स्टेट ऑटोनॉमी के साथ, या फिर सेपरेट स्टेट ही बना दीजिए त्रिपुरा लैंड। बट ऑलरेडी त्रिपुरा इतना छोटा है कि अगर इसको और छोटा किया हमने तो फिर वो फाइनेंशियली वायबल नहीं रह जाएगा, इतना रेवेन्यू आपके पास आएगा ही नहीं कि आप स्टेट रन कर सको। तो यहाँ पर दो इंसर्जेंट ग्रुप खड़े हो गए थे जिनने कहा था कि हम त्रिपुरा को इंडिया से अलग करेंगे, आजाद करेंगे। वन वॉज नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा एंड ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स। इनका गोल यही था कि हमें लिबरेशन करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्राइबेटाइट एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन त्रिपुरा गवर्नमेंट, होम मिनिस्ट्री एंड दिस रेबेल ऑर्गेनाइजेशन इंसर्जेंट्स। तो इन्होंने यहाँ पर मोर देन 300 आर्म्ड cadres of two insurgent groups in Tripura have given up violence to join the mainstream. आसपा ये एक्ट मैंने आपके साथ पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, नोट्स भी दिए थे मैंने इसके। सो दिस वाज रिमूव फ्रॉम त्रिपुरा इन 2015 इटसेल्फ, क्योंकि आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है डेवलपमेंट ऑफ एंटायर नॉर्थ ईस्ट बाय प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कल्चर, लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्पेशली ट्राइबल ग्रुप्स। अब देखिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए इंक्लूडिंग असम ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज और अपनी आइडेंटिटी को मैनेज करना ये उनके लिए एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। इसलिए असम में एनआरसी और इस सब की इतनी रिक्वायरमेंट थी। उनका ये कहना था कि ये जो बांग्लादेशीज हैं, इलीगल माइग्रेट्स, या इवन जो हमारे खुद के बंगालीज हैं, इन्होंने आके असम का पूरा कल्चर बदल दिया है। राइट, इसके साथ साथ ही सेंटर ने एक स्पेशल पैकेज भी अप्रूव किया है 250 करोड़ का फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ त्रिपुरा। अब यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजेशंस बने थे, दे वर फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ देव बर्मा। ठीक है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिबरेटिंग त्रिपुरा फ्रॉम यूनियन ऑफ इंडिया, डिपोर्ट ऑल फॉरेनर्स हु एंटर्ड इनटू त्रिपुरा आफ्टर 1956 एंड रीस्टोर एलिनेटेड ट्राइबल लैंड्स। अब ये दो बहुत सेंसिटिव इशू है। एक तो आप बाहर के लोगों को यहाँ सेटल करते हो, ठीक है, एंड सेकेंड इज कि आपने ट्राइबल से उनके लैंड छीन रखे हैं ऑन वॉट एवर प्रोटेक्ट डेवलपमेंट या जो भी है। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से ये त्रिपुरा में एक अलग डिमांड चल रही थी त्रिपुरा लैंड की। ठीक है, इस इशू को पूरा समझने के लिए आपको मेंस 450 प्लस का वीडियो देखना होगा, जिसमें मैंने आपके साथ 6th शेड्यूल भी डिस्कस किया था, बोडो लैंड प्रॉब्लम भी डिस्कस की थी, और नागा पीस अकॉर्ड भी डिस्कस किया था। मणिपुर का इशू तो मैं आपके साथ अभी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ न्यूज़पेपर में, अगर आप फॉलो कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। अब देखिए, यहां पर एक बात याद कीजिए, हम लोग डीपीएसपी में क्या हमने लिखा हुआ है कि वी विल वर्क टुवर्ड्स इंटरनेशनल पीस, राइट, लिखा हुआ है। सेकंड इज कि अभी जो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसने भी यही कहा था ना कि इजराइल यहाँ पे जो कर रहा है इट इज जेनोसाइड, जब साउथ अफ्रीका ने उसको लेके गया था इस केस को, राइट। अगर इजराइल यहाँ पर जेनोसाइड कर रहा है तो क्या हमें इजराइल को आर्म सप्लाई करना चाहिए? ठीक, क्योंकि हमने अपनी प्राइवेट कंपनीज को लाइसेंस दिया हुआ है कि आप आर्म्स बनाकर एक्सपोर्ट कर सकते हैं इजराइल को। तो क्या इसमें फिर ये एथिकल इशू आएगा? यहाँ पर इंडिया बात करता है इंटरनेशनल पीस की, इंडिया बात करता है इंटरनेशनल लॉज को अपहेल्ड करने की, तो क्या हम यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो बात कही है, क्या हम उसको एग्री कर रहे हैं? ठीक है, लेकिन अगर हम सप्लाई नहीं भी करते हैं तो फिर अब ये भी याद करना होगा कि कारगिल वॉर के वक्त एक ही कंट्री थी जिसने इंडिया को दिल खोलकर वेपन सप्लाई भी किए थे और सपोर्ट भी किया था वॉर में, और वो थी इसराइल, कारगिल वॉर के टाइम। जबकि सारी वेस्ट एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना, जितनी भी हैं, ठीक है, दे ऑल सेड दैट ये इनका आपस का मैटर है, इंडिया पाकिस्तान का, आप लोग निपट लो। तो क्या हमें यहाँ पर इसराइल का साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो यहाँ पर काफी सारे जो हमारे एक्स डिप्लोमेट्स हैं और एक्टिविस्ट हैं, ये सब सुप्रीम कोर्ट गए टू हॉल्ट इंडियाज आर्म सप्लाई टू इसराइल।
ठीक है, यहाँ पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि आप प्लीज डायरेक्ट कीजिए गवर्नमेंट को टू कैंसल और होल्ड द लाइसेंसेज गिवन टू इंडियन कंपनीज टू एक्सपोर्ट आर्म्स टू इजराइल ड्यूरिंग द ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट इन गाजा, क्योंकि उनको ये लगता है कि गाजा में लोगों पर ही यूज करेगा इसराइल। बट द थिंग इज कि एट द सेम टाइम यू शुड आल्सो काउंटर इट बाय सेइंग दैट हिजबुल्लाह हैज चैलेंज इजराइल एंड वो अटैक कर रहा है। ईरान ने भी वार्निंग दी है कि आपने जो हमारे यहाँ मिस्टर हनी का असैसिनेशन किया, हम उसके अगेंस्ट रिटेलिएट करेंगे। हाउदीज ने भी मिसाइल अटैक किया था इसराइल की सिटी पर, राइट। हमास चलिए अभी के लिए ठंडा पड़ गया है क्योंकि गाजा में इतना डिस्ट्रक्शन हुआ है, लेकिन इसके बाद भी इसराइल पर तीन तीन बड़े थ्रेट मंडरा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में इंडिया की जिम्मेदारी तो बनती है कि वो इसराइल को सपोर्ट करे। इंडिया हैज इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन अंडर द जेनोसाइड कन्वेंशन, ओके, क्योंकि यहाँ पर इनको लगता है कि ये जो मिलिट्री इक्विपमेंट हम देंगे इट कैन बी यूज टू कमिट द वॉर क्राइम्स, ठीक है। इवन आफ्टर द आईसीजे रूलिंग ऑन जेनोसाइड बाय इजराइल, आईसीजे की रूलिंग आने के बाद भी हम लोग ने आर्म सप्लाई करने की अप्रूवल दे दिया। नो, यहाँ पे मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जब भी हम बात करते हैं ड्रोन्स की या अपनी जो फैसिलिटीज है, मिलिट्री फैसिलिटीज या रिसर्च फैसिलिटीज, उनमें हम लोग सीसीटीवी यूज करते हैं, इनमें हम चाइनीज इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं। इवन आर्मी ने भी फोन किया इसके अगेंस्ट कि आप कम से कम चाइना के तो सीसीटीवी मत कीजिए जब उस पर इतने एलिगेशन है कि ये डेटा चोरी करता है, ये सर्वेलेंस करता है अपने हार्डवेयर इक्विपमेंट्स के थ्रू, ठीक है। तो आर्मी ने भी कहा है, आर्मी सीक टू लोअर द यूसेज ऑफ चाइनीज इक्विपमेंट, acknowledging that use of Chinese equipment in drone is a live issue and anything remotely to do with data is where the vulnerability lies, ठीक है। यहाँ पे एक ड्रोनोथॉन इन्होंने ऑर्गेनाइज की है जहां पर सभी अपने ड्रोन्स वगैरह शो करेंगे। मेजरली 5 कैटेगरीज होती है, एक सर्विलेंस ड्रोन होते हैं, लॉजिस्टिक ड्रोन होते हैं, स्टॉर्म ड्रोन होते हैं, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन एंड ड्रोन्स विद स्पेसिफिक पेलोड लाइक सिंथेटिक अपर्चर रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड सो ऑन। नो वन इज गोइंग टू आस्क यू दिस, ये सिर्फ आपके एक फॉर्डर पॉइंट की तरह काम करेगा कि हमें अपनी सिक्योरिटी में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग जो इक्विपमेंट्स वगैरह यूज कर रहे हैं उसमें चाइनीज कंटेंट ज्यादा ना हो। सेंटर मेजर टू एनहांस सिक्योरिटी एट हॉस्पिटल, अब इसके बारे में काफी बात कर चुके हैं, डॉक्टर्स की सिक्योरिटी को लेकर बात कर चुके हैं, हम विमेन की ओवरऑल सिक्योरिटी को लेकर बात कर चुके हैं, हम पॉक्सो एक्ट पूरी तरीके से तैयार किया हुआ है हमने, एंड प्रिवेंशन ऑफ विमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, ठीक है। तो अभी तक हम ये 4 टॉपिक्स डिटेल में तैयार कर चुके हैं। स्पेसिफिकली डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए क्या करना है, विमेन की सेफ्टी के लिए क्या करना है, पॉक्सो एक्ट एंड पॉश एक्ट, ठीक है। तो इतने टॉपिक्स हम लोग अभी तक तैयार कर चुके हैं पिछले 1-2 वीक में। इसके अलावा इन्होंने सेंटर ने और भी मेजर सजेस्ट किए, जैसे आप जो एक्स सर्विसमैन है, जो आर्मी से रिटायर होकर आते हैं 35 की एज में, 45 की एज में, उनको रिक्रूट कर सकते हो सिक्योरिटी के लिए, रिक्रूटमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। इसके अलावा आप बैकग्राउंड चेक परफॉर्म कीजिए अपने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का, जब आप उनको रिक्रूट कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स मतलब जैसे आपने वार्ड बॉय वगैरह, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह आपने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर कर लिए प्राइवेट एजेंसी से, तो कम से कम आप उनका बैकग्राउंड अच्छे से चेक कर लीजिए। इसके अलावा और सजेशन क्या हो सकते हैं, सिक्योरिटी ऑडिट इन कंसल्टेशन विद लोकल हेल्थ एंड पुलिस अथॉरिटीज टू असेस एंड इंप्रूव द सिक्योरिटी मेजर। एक सिक्योरिटी ऑडिट परफॉर्म किया जा सकता है हर हॉस्पिटल का रेगुलरली, जिसमें पुलिस और लोकल हेल्थ अथॉरिटीज भी इन्वॉल्व हो कि आपके हॉस्पिटल, आपके मेडिकल कॉलेज कितने सेफ हैं। सेकेंड इज फोकसिंग ऑन हाई रिस्क एरियाज सच एज इमरजेंसी रूम, ट्रायज एरियाज, आईसीयू एंड लेबर रूम्स, क्योंकि यही होती है जहां पर कभी ऑपरेशन में कोई डेथ वगैरह हो जाती है तो जो पेशेंट के फैमिली मेंबर होते हैं वो ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट, थर्ड स्टेप कुड बी इंस्टॉलेशन एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सीसीटीवी कैमरास एंड रेगुलर मॉनिटरिंग भी की जाए इन कैमरास की फ्रॉम मैन कंट्रोल रूम, के कई बार क्या है हादसा होने का पता चलता है कि सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था। फोर्थ कुड बी इंटरनल सिक्योरिटी कमिटी बनाई जा सकती है विद एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ रेसिडेंट्स एज वेल एज स्टूडेंट्स एंड दैट कैन हैव क्लियर प्रोटोकॉल ऑफ इंसिडेंट्स रिस्पॉन्स, कि अगर इंसिडेंट्स होता है तो किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है। तो ये 4 पॉइंट्स आप और ऐड कर सकते हैं जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसी में। यहाँ पर है स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में। अब ये अपनी पर्सनल सोच मत देखिएगा कि आपके आसपास सिटी में डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ, वो हमें नहीं पता, ठीक है, हमें जानना भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जो कह रही है आपको अल्टीमेटली एग्जाम में फिलहाल के लिए वही ऐड करना है, ठीक है। ऑफ दी 100 स्मार्ट सिटीज 17 हैव कंप्लीटेड 100% प्रोजेक्ट्स, 75% projects have been completed in 75 smart cities and 34 smart cities have completed more than 90% of the projects, ठीक है। तो ये फैक्ट याद रख लीजिए। यहाँ पर अभी तक हमने क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट में 2-3 बातें याद कर ली, क्योंकि जब तक फॉर्डर पॉइंट नहीं होंगे आंसर अच्छा नहीं बन सकता। बाकी तो मैं आपको जब ये सब फ्लो चार्ट वगैरह बना के देता हूँ उसमें आपको ब्रॉड आउटलाइन तो मिल ही जाती है, ठीक है, लेकिन फॉर्डर पॉइंट होना जरूरी है अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं।
अभी तक हमने क्लाइमेट चेंज में क्या क्या देखा, हमने अपने यहाँ के पंजाब में हीट वेव की वजह से देखा कि 20% रिडक्शन हुआ वीट प्रोडक्शन में, राइट, दैट वाज फर्स्ट केस। हमने जापान में देखा 2 दिन पहले ही अभी कि वहां पे राइस प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुआ, इनफैक्ट इतनी शॉर्टेज हुई कि उनको कोटा लगाना पड़ा हर शॉप पे कि आप कितना राइस परचेज कर सकते हैं। थर्ड है क्लाइमेट चेंज थ्रेटन साउथ कोरिया बिलवेड किमची। अब ये जो किमची है, ठीक है, मतलब इसको नापा कैबेज भी कहते हैं, ठीक है, ये थ्राइव करती है कूलर क्लाइमेट में, ठीक है, इसको प्लांट किया जाता है माउंटेनस रीजन्स में। लेकिन जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से वेदर वार्म होता जा रहा है, ये थ्रेट कर रहा है इस क्रॉप को साउथ कोरिया में, ठीक है। द कैबेज लाइक्स टू ग्रो इन कूल क्लाइमेट्स एंड अडेप्ट्स एट वेरी नैरो बैंड ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली हमें क्या पूरा चीज जो देखने को मिल रही है वो है कि हमारी फूड सिक्योरिटी पे क्लाइमेट चेंज एक थ्रेट बनता जा रहा है धीरे धीरे, राइट। तो ये भी एक फॉर्डर की तरह आप यूज कर सकते हो। आपके 3 एग्जांपल हो गए कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो किस तरीके से हमारी फूड सिक्योरिटी को थ्रेट कर रहा है अलग अलग कंट्रीज से। नेक्स्ट इज गैप बिटवीन एलोकेशन ऑफ हेल्थ एंड आउटकम। अब जनरली क्या होता है कि बजट में एलोकेशन तो कर दिया जाता है पैसे का, बट अल्टीमेटली होता क्या है कि उतना ज्यादा आप यूटिलाइज नहीं करते हैं। तो उसी को लेकर ये आर्टिकल है, 2 स्कीम को लेकर यहाँ पे बात की गई है, और 2 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चल रही है। एक है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, यहाँ पे हॉस्पिटल्स की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है, ठीक है, पेशेंट के ट्रीटमेंट की नहीं। एंड सेकंड थी ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, यानी कि हम यहाँ पे मैन पावर के लिए हमने ये स्कीम चलाई थी कि वेल ट्रेन डॉक्टर्स वगैरह होने चाहिए। नाउ दिस थिंग इज कि इन दोनों ही स्कीम में कुछ चैलेंजेस हैं। फर्स्ट, लो फंड यूटिलाइजेशन। It both scheme has seen low underutilization of the allocated fund, क्योंकि actual expenditure जो हुआ है it is much lower than the budget estimate. Only 29% of the allocated funds were used in 22-23 and जो human resource वाली स्कीम है उसमें भी low utilization देखने को मिला है। तो ये low utilization क्यों हो रहा है, क्यों पैसा यूज नहीं करना चाहते हैं? उसका रीजन ये है कि यहां पर मैंने ऊपर क्या बताया आपको, ये क्या है आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम। अब सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम में आप जानते हैं कि शेयर दोनों को करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 60-40 अगर शेयर हो रहा है, तो यहाँ पे ये सेंटर 60% आपको तभी देगा जब स्टेट अपना 40% इंक्लूड करेगा। अब कई स्टेट्स हैं, क्योंकि उनको प्रॉब्लम ये है कि हर स्कीम के साथ आप प्रधानमंत्री वर्ड जोड़ रहे हो। अगर वो स्कीम यूज करते हैं तो पब्लिक के माइंड में क्या आता है कि प्रधानमंत्री जी सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर वो उनकी पॉलिटिक्स की बात आ जाती है, तो वो लोग ये स्कीम इंप्लीमेंट ही नहीं करते हैं। तो जब तक वो लोग अपना 40% फंडिंग नहीं देंगे, सेंटर अपने फंड रिलीज नहीं करता है। यही एजुकेशन में हो रहा है, यही हेल्थ सेक्टर में हो रहा है, और सफर कौन करेगी? पब्लिक, ठीक है। तो लो फंड यूटिलाइजेशन इज द वन रीजन, जस्ट 25% फंड जो एलोकेट किए गए थे वो यूटिलाइज हो पाए। सेकंड इज स्टेट का फिजिकल कंस्ट्रेंट। अब स्टेट का ये कहना है कि हमारे पास ऑलरेडी फिजिकल कंस्ट्रेंट है, आप लोगों ने जीएसटी में सारे टैक्स सब्सिम कर दिए, ठीक है, उसके बाद आपने और भी सेस बढ़ा के आप जीएसटी तो बढ़ाते रहे, लेकिन डिविजिबल पूल में आपने सेस सरचार्ज को इंक्लूड नहीं किया। तो स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि हमारी फिजिकल कैपेसिटी नहीं है 40% कॉन्ट्रीब्यूट करने की, और उस वजह से फिर सेंटर भी अपना जो 60% है उसको रिलीज नहीं करता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर्ड बॉटलनेक्स। तो अब ये प्रॉब्लम आती है आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस और ओवरलैपिंग फंडिंग सोर्सेज, ये डिले कर देते हैं फंड एब्जॉर्प्शन को। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स शॉर्टेज। तो वो तो फिर आपको पता ही है कि आजकल टीचिंग स्टाफ, ठीक है, स्पेशलिस्ट पोजीशन, ये सब में वैकेंसी बहुत है मगर गवर्नमेंट रिक्रूट करना नहीं चाह रही। इवन एम्स में भी वैकेंट पड़ी हुई है, ठीक है। 40% ऑफ टीचिंग स्टाफ इन न्यू एम्स, ये इतनी शॉर्टेज पड़ी हुई है आपके पास, बट आप रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे फॉर रीजंस नोन टू गवर्नमेंट ओनली। एनिटको, अब ये क्या है? ये वो अथॉरिटी है जो पूरे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर रही है। तो इसको भी मैं आपको पूरा 450 प्लस में ही पहले लेने वाला था, बट मैं इसको आज ही आपके साथ कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहीं पर हो जाएगा ताकि हमारे पास मेंस 450 प्लस में और ज्यादा स्कोप हो टॉपिक्स को कवर करने का, बिकॉज मेरा अल्टीमेटली गोल है कि 2025 में आप मेजरली पूरी तरीके से प्रिपेयर रहें विद रिस्पेक्ट टू जीएस 1, 2 एंड 3। पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखेंगे अबाउट दी जियोग्राफी। तो सबसे ऊपर है हमारा नॉर्थ अंडमान, उसी में है हमारा सैडल पीक, फिर आता है मिडिल अंडमान एंड देन कम्स लोअर अंडमान, और यहाँ पर है हमारा सेंटिनल आइलैंड जहां पर रहती है हमारी सेंटिनल ट्राइब्स। ये है पोर्ट ब्लेयर जो कि कैपिटल है, और यहाँ पर एक एयर स्ट्रिप भी बनी हुई है। फिर नीचे आता है लिटिल अंडमान। अब याद रखिएगा कि जो लोअर अंडमान है और उसको लिटिल अंडमान दोनों को सेपरेट करती है 11 डिग्री चैनल, राइट। नेक्स्ट इज कार निकोबार। उसके अलावा ये आइलैंड के नाम अभी याद रखिए, क्यों रीजन क्या है वो मैं भी थोड़ी देर में क्लियर करूंगा। कटचल, नैनकोरी,
बोम्पोका एंड टारासा, ठीक है, ये आइलैंड्स भी अभी नाम याद रखिएगा। और ये है ग्रेट निकोबार जहां पर ये पूरा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अब याद रखिएगा मैंने आपको बताया था कि ये बहुत क्लोज है सबांग पोर्ट के, सबांग पोर्ट इंडोनेशिया, ठीक है, उसके बहुत क्लोज है, ये हार्डली 140 किलोमीटर। और ये है आपका लिटिल निकोबार। यहाँ पे थोड़ी सी नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा नेशनल पार्क आपको अंडमान निकोबार में ही मिलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज सैडल पीक नेशनल पार्क, मिडिल बटन नेशनल मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइलैंड एंड साउथ बटन आइलैंड, ठीक है। तो ये तीन नेशनल पार्क तो एक दूसरे से बिल्कुल रिलेट हो गए। माउंट हैरियट नेशनल पार्क, रानी झांसी मराइन नेशनल पार्क, ठीक है, दिस इज मराइन नेशनल पार्क, एंड महात्मा गांधी मराइन नेशनल पार्क। निकोबार में चलें तो वहां पर दो हैं, कैम्बल बे नेशनल पार्क एंड गलाथिया नेशनल पार्क, ठीक है। अभी गलाथिया बे ही थ्रेट में आएगा इस प्रोजेक्ट की वजह से। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दो है, नारकोंडम वाइल्ड सेंचुरी एंड बैरन आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलिए, तो ये पूरा प्रोजेक्ट क्या है। अब ये जो न्यूज आर्टिकल आज आया है ना, इस पे आया है एनिटको पे, बट न्यूज में जो पॉइंट्स हैं वो हमारे काम के नहीं है। उनका जो भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या इस अथॉरिटी के पास उतनी एक्सपर्टीज नहीं थी इस प्रोजेक्ट को क्लियरेंस देने की, वो सब अलग चीज है, ठीक है। गवर्नमेंट ने वैसे इस अथॉरिटी को पावर दे दी क्लियरेंस की, लेकिन इसके पास उतनी मैन पावर या उतनी एक्सपर्टीज नहीं थी एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेस करने की, ठीक है। तो वही सब उसने आर्टिकल में बात की है। बट मेन इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है यहाँ पर, इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है, 72,000 करोड़। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना है ग्रेट निकोबार आइलैंड का, और इंप्लीमेंट कर रही है इसको एनिटको, ये एजेंसी का नाम है। प्रोजेक्ट कवर करेगा कभी करीब 16,000 हेक्टेयर्स को। और ये जो हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्यों स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्यों है, क्योंकि जो बड़े बड़े सी जो मेजर सी रूट है, ठीक है, उस पे पड़ता है ये। तो हम पूरा का पूरा जो मैरीटाइम ट्रेड है उसमें एक नोड बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट। आपको याद है अभी केरल में भी हमने बनाया है विजिंजम, उसका भी तो यही काम है ना, कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनना है। अभी हम लोग हमारे जो बड़े बड़े शिप से कंटेनर आते हैं वो या तो सिंगापुर जाएंगे या कोलंबो श्रीलंका में जाएंगे, फिर वहां से छोटे शिप्स के थ्रू इंडिया में आएगा, तो हमारी कॉस्ट बेवजह लगती है, टाइम ज्यादा लगता है। तो हमने उसका ऑल्टरनेटिव क्या बनाया, विजिंजम। और विजिंजम के साथ ही हम दूसरा पोर्ट यहाँ पे बनाना चाहते हैं जिसको हम ट्रांसशिपमेंट हब बनाना चाहते हैं। इसमें 5 चीजें डेवलप की जाएंगी मेजरली। फर्स्ट, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ठीक है, यानी कि हमारा पोर्ट। दूसरा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। 2 ग्रीनफील्ड सिटीज बनाई जाएंगी। कोस्टल मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप किया जाएगा, जैसे हमारे यहाँ है बस सिस्टम। दूसरा, फ्री ट्रेड जोन बनाया जाएगा बिजनेस के लिए, ठीक है। तो ये 5 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर। जियोग्राफिकल लोकेशन मैंने आपको दिखाई दी है। इस अंडमान निकोबार आर्कीपेलागो में ओवरऑल 600 से ज्यादा आइलैंड है और करीब 350 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होती है। और इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या प्रमोट कर रहे हैं, ऑयल पाम। ऑयल पाम पे मैंने आपके साथ सेपरेट सेशन किया था मेंस 450 प्लस में थोड़े दिन पहले, राइट। यहाँ पे काफी सारे एंडेंजर एंडेमिक स्पीशीज मिलते हैं, जैसे दो सबसे इंपॉर्टेंट है, जाइंट लेदरबैक टर्टल एंड निकोबार मेगापॉड, इसके अलावा मैंग्रोव्स। तो ये सब पे एक थ्रेट आएगा इस प्रोजेक्ट की वजह से। सिग्निफिकेंस क्या है इस प्रोजेक्ट का, अब अलग अलग हेडिंग के अंडर में पढ़ना सीखिए। जियो स्ट्रेटेजिक, क्योंकि मेजर सी लेन पर आ रहा है, ठीक है, एक बहुत बड़ा ट्रेड नोड बन सकता है। जियो सिक्योरिटी, चाइना का जितना ज्यादा इंटरफेरेंस बढ़ता जा रहा है इंडियन ओशियन रीजन में, तो हमें वहां पर भी अपनी मिलिट्री प्रेजेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट अप करना जरूरी है, ठीक है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा यहाँ पर हमें, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैं लिखने जाऊंगा आपको वहां पे समझाते हुए तो फिर लेक्चर और ज्यादा लेंदी हो जाएगा। लेट्स गो थ्रू दिस क्विकली। This is located close to Malacca Strait, which is the main waterway connecting Indian Ocean to Pacific. Okay, so India aims to take advantage of this strategic position to enhance India's role in regional as well as global maritime economy. जियो स्ट्रेटेजिक कंसर्न की बात करें तो अगेन चाइना फैक्टर आ जाता है। चाइनीज नेवल एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हो रहा है इस रीजन में, श्रीलंका और मालदीव के वाटर्स में स्पेशली। सो दिस प्रोजेक्ट विल स्ट्रेंथन इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड डेटरेंस कैपेबिलिटीज। थर्ड इज अपग्रेडेशन ऑफ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैंने आपको कल या उससे एक दिन पहले थिएटराइजेशन ऑफ कमांड पढ़ाया था, तब मैंने कहा था कि सिर्फ अंडमान एंड निकोबार में हमारे पास एक सेपरेट थिएटर बना हुआ है, यानी कि ट्राई सर्विस कमांड बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रखेंगे तो हमारे लिए इजी होगा एयरफील्ड बनाना जब जरूरत हो, जेटीज, सर्विलेंस फैसिलिटीज डेवलप करना। इकोनॉमिक बूस्ट, अगर हम ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे हम बड़े प्लेयर बन सकते हैं कार्गो ट्रांसशिपमेंट में, जैसे कि सिंगापुर, हांगकांग, कोलंबो बना हुआ है। जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी लोकल्स के लिए जब पोर्ट बनेंगे, एयरपोर्ट बनेंगे एंड सो ऑन। टूरिज्म डेवलपमेंट, अब मालदीव्स अगर कर सकता है इतना टूरिज्म डेवलपमेंट, श्रीलंका कर सकता है, तो हम भी कर सकते थे, और इसलिए हमने लक्षद्वीप पे भी प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं, राइट। उसी तरीके से हम लोग अंडमान निकोबार पर भी इस चीज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं।
ताकि वहां के लोगों की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी टूरिज्म के थ्रू। सोशल बेनिफिट, सोशल बेनिफिट इन द टर्म्स की जब हम दो दो टाउनशिप बनाएंगे तो लोगों को अच्छी हाउस केयर, उसके अलावा हेल्थ केयर, क्वालिटी एजुकेशन, एडिक्वेट एयर, सी, वेब इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब मिलेगा। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू आपको ई गवर्नेंस सर्विसेज मिल सकती हैं। कंसर्न्स, बायोडाइवर्सिटी पे कंसर्न आएंगे बहुत बड़े, ठीक है। इंडिजिनस ट्राइब्स के लैंड एलिनेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। सिस्मिकली वल्नरेबल भी है ये एरिया। आपको याद होगा 2004 की सुनामी इंदिरा पॉइंट को पूरा डुबा दिया था उसने, ठीक है। कंसल्टेशन प्रोसेस फेयर नहीं रहा। ये जो बॉडी जिसकी अभी जिस पे न्यूज आर्टिकल आया ना, इस इनफैक्ट यहाँ पे कंसल्टेशन की जो रिपोर्ट थी, इवन एनजीटी ने भी जब एक रिपोर्ट बनाई थी इस पे, तो वो रिपोर्ट आज तक पब्लिक नहीं की गई, राइट। कोई सोशल इंपैक्ट असेसमेंट नहीं किया गया है प्रॉपर। Threat to biodiversity, nearly 1 million trees would be felled as part of the project. It will devastate the island's ecosystem, including coral reef, Nicobar megapod, bird, leatherback turtles, and आप कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन की जो बात करते हैं, तो आप अंडमान निकोबार में प्लांट ट्री कट कर रहे हो, और उसको एफॉरेस्ट आपका जो कंपेंसेशन है, ठीक है, वो आप कहाँ ग्रो करोगे? कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन हम करने जा रहे हैं हरियाणा में। इट इज जस्ट मतलब रिडिकुलस ना कि आप वहां पेड़ कट कर रहे हो अंडमान में, और आप कंपेंसेट कहां करोगे? हरियाणा में लगा के। नहीं हो सकता। इंडिजिनस ट्राइब्स के राइट्स को थ्रेट होगा। अब इसके बारे में दो चीजें जानिए। दो इंपॉर्टेंट ट्राइब है, शॉम्पेन एंड निकोबारेज, ठीक है। अब फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जो था, उसने क्या कहा था कि शॉम्पेन दे विल बी द सोल लीगली एम्पावर्ड अथॉरिटी टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, रेगुलेट एंड मैनेज द ट्राइबल रिजर्व, ठीक है। इनको अथॉरिटी दी गई थी, सोल लीगली एम्पावर्ड अथॉरिटी, बट इनको तो कंसेंट में लिया ही नहीं गया। सीस्मिक वल्नरेबिलिटी, अब यहाँ पे हम लोग ने जो प्रपोज किया ना, पोर्ट जहाँ पे बनाने जा रहे हैं हम लोग, गलत थला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के सामने, ठीक है, उसमें वो वहीं पर ये लैंड 15 फीट सबसाइड कर गया था ड्यूरिंग 2004 सुनामी। तो अगर कल को फिर से ऐसी नौबत आती है, तो देयर इज अ सीरियस कंसर्न अबाउट द सेफ्टी एंड वायबिलिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ सच ए लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन हाई रिस्क डिजास्टर प्रोन एरियाज। देन कंसल्टेशन आपने प्रॉपर नहीं किया है। जो वहां के ट्राइबल काउंसिल हैं, उनको प्रॉपरली आपने कंसल्ट नहीं किया है। इनफैक्ट एनजीटी की हाई पावर्ड कमेटी की जो रिपोर्ट थी, जिसने रिव्यू किया था एनवायरमेंटल क्लियरेंस को, जो इस अथॉरिटी ने दे दिया था, अंडमान अथॉरिटी ने, ठीक है, उस रिपोर्ट को भी पब्लिक नहीं किया गया है, एनजीटी की रिपोर्ट को। थोड़े दिन पहले कांग्रेस के जयराम रमेश जी ने भी एक आर्टिकल लिखा था इस पे, मैंने आपको बताया था। उन्होंने भी यही कहा था कि ये जो कंसल्टेशन प्रोसेस है, ये ठीक से नहीं किया गया है। देन सोशल इंपैक्ट असेसमेंट। अब देखिए, जो ट्राइब्स होते हैं ना, इनकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, क्योंकि ये रहे नहीं है कभी पब्लिक के बीच में। इम्यूनिटी डेवलप होती है जिसको हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। तो हो सकता है कि जब ये और ज्यादा कांटेक्ट में आएंगे विद आउटसाइडर्स, ठीक है, तो इन शॉम्पेन ट्राइब पे और ज्यादा रिस्क बढ़ जाए डिजीजेस का, क्योंकि इनमें वो इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है। इकोनॉमिक अनवायबिलिटी, अब एक तरफ तो क्या है कि हम लोग पोर्ट बना रहे हैं विजिंजम जैसे, ठीक है, और उसी के इतना क्लोज जहां पे ऑलरेडी सिंगापुर है, जहां पे कोलंबो है, वहीं पर हम लोग एक और पोर्ट बना रहे हैं, तो क्या ये इकोनॉमिकली वायबल होगा? तो वो टाइम बताएगा। सो व्हाट कुड बी द फर्दर स्टेप्स जो हम ले सकते हैं? फर्स्ट इज कि प्लीज ट्राइबल राइट्स को सीरियसली लीजिए। दूसरा कि सिक्योरिटी के नाम पे डेवलपमेंट कर रहे हो, वो ठीक नहीं है, ठीक है। सिक्योरिटी और डेवलपमेंट दोनों को सेपरेट रखिए। सिक्योरिटी के लिए जरूरी है तो बिल्कुल क्लियरेंस दीजिए, वो जरूरी है, पर डेवलपमेंट के नाम पे आप क्लियरेंस दिए जा रहे हो और ये कह रहे हो कि ये सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, तो दोनों को लिंक करना ठीक नहीं है, ठीक। प्रॉपर सोशियो इकोनॉमिक असेसमेंट होना जरूरी है यहाँ पर। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी असेस कर लीजिए इन पोर्ट्स प्रोजेक्ट्स की, क्या ये वर्थ है, ये इतना रिटर्न दे पाएंगे आपको। और अगर आप कुछ कंस्ट्रक्शन कर भी रहे हो तो मेक श्योर कि ये इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन हो। ट्रांसपेरेंसी हो प्रोजेक्ट में। अगर आप ऐसे रिपोर्ट रिलीज ही नहीं करोगे तो फिर देयर विल ऑलवेज बी डाउट। इंटरनेशनल कॉपरेशन हम ले सकते हैं, क्योंकि जापान जैसी कंट्रीज को बहुत एक्सपीरियंस है इस तरह के पोर्ट्स डेवलप करने का ऐसे रीजन में। दूसरा, वी कैन ऑल्सो एक्सप्लोर अदर आइलैंड्स। जो मैंने ऊपर आपको अदर आइलैंड्स के नाम याद कराए थे ना, वो इसलिए कराए थे, ठीक है। ड्यू रिगार्ड्स टू ट्राइबल राइट्स, क्योंकि यहाँ पर आपने एक पॉलिसी बनाई थी 2015 में, शॉम्पेन पॉलिसी, जिसने कहा था कि इन्हीं के पास राइट होगा पूरे लैंड का। तो दिस शॉम्पेन पॉलिसी कॉल्स फॉर गिविंग प्रायोरिटी टू ट्राइबल राइट्स ओवर लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। डेवलपमेंट सेकेंडरी रहेगा, प्रायोरिटी रहेगी इनके ट्राइबल राइट्स की। दूसरा, सेपरेट कीजिए सिक्योरिटी और डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज को। आप डेवलपमेंट सिक्योरिटी के नाम पर ऐसा नहीं कर सकते। दिस मस्ट हैव नो लिंक विद द डेवलपमेंट कंटेम्पलेटेड फॉर ग्रेट निकोबार आइलैंड्स। नेक्स्ट इज रीअसेस द इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट हम आ रहा है, ये जस्ट 1300 किलोमीटर है फ्रॉम मेजर ट्रांसशिपमेंट हब्स लाइक सिंगापुर, पोर्ट क्लांग मलेशिया में, ठीक है, हम्बनटोटा श्रीलंका में, और उसके बाद इंडिया ने खुद ही अपना विजिंजम में इको ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना लिया है।
तो क्या ये इकोनॉमिकली वायबल होगा ये प्रोजेक्ट या नहीं होगा, वो टाइम देखेंगे। ठीक है। दूसरा, सोशल एंड एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, डिटेल एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। दिस विल मेक डेवलपमेंट मोर सोशली एंड एनवायरमेंटली फिजिबल। इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, दैट इज स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू ग्रे कोड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। दे शुड बी ट्रांसपेरेंसी इन डेटा एंड रिपोर्ट, ऐसे रिपोर्ट हाइड करना इज नॉट right way, and enhance international cooperation with countries like Japan, South Korea, and explore other islands like Nicobar, नानकोवरी, कमोटा, कटचल। दे कैन बी एक्सप्लोर, ताकि एक ही आइलैंड पर हम सारे प्रोजेक्ट ना इंप्लीमेंट करें। ओके, तो ये टॉपिक हमने यहाँ पे डिटेल में कर लिया है इसको। अच्छा, एक और न्यूज रह गई है ऊपर, वो भी इंपॉर्टेंट है। टेस्ट। अब देखिए 2006 से हमारे पास एक्ट है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। ठीक है, ये क्या कहता है कि 18 साल लड़की की उम्र होनी चाहिए और 21 साल होनी चाहिए लड़के की। अब अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट इन लड़कियों की एज भी बढ़ा के 21 करना चाहे और कहे कि दोनों को यूनिफॉर्म रखते हैं, तो क्या वो कर सकती है? हाँ, कर सकती है। लेकिन स्टेट अथॉरिटी यहाँ पे क्या कर रही है, पार्लियामेंट का बनाए हुए एक्ट को ओवरलैप कर रही है। तो ऐसे में फोर्स में आता है हमारा आर्टिकल 254, क्योंकि ये कहता है कि अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो पार्लियामेंट के एक्ट को ओवरराइड करना चाह रहा है, तो फिर आपको प्रेसिडेंट की परमिशन लेना जरूरी होगी। राइट, तो यहां पर यही हमारे काम का है। बिकॉज दिस सेक्शन 2A ऑफ 2006 एक्ट डिफाइन ए चाइल्ड, लड़का 21 एंड लड़की 18। ठीक है, बट अब जो ये बिल आ रहा है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में जो बिल आ रहा है, इट रिमूव दिस डिस्टिंक्शन, वो दोनों की एज 21 कर रहा है। इसके अलावा ये एक्सटेंड कर रहा है टाइम पीरियड फॉर फाइलिंग ए पेटिशन टू एनल ए मैरिज। कई बार क्या होता है कि आपकी मैरिज जल्दी कर दी गई, जैसे मान लो 16 में कर दी गई, या 17 में कर दी गई, तो जो आपके पास 2 साल का टाइम रहता था कि उसके अंदर अगर आप चाहो तो एनुअल करवा सकते हो अपनी मैरिज को, तो इस टाइम को भी बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया। रिमेंबर रकमाबाई केस, इंडिपेंडेंस से पहले इस पे क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने 2020 में। राइट, वो इसी का केस था कि उनकी शादी बचपन में हो गई थी, वो बड़े जब वो हुई तब उनको रियलाइज हुआ कि नहीं ये गलत हुआ है, तो वो कोर्ट गई थी। ठीक, सेक्शन 3 ऑफ 2006 एक्ट, एन इंडिविजुअल हु वाज ए माइनर, शादी के वक्त अगर आप माइनर थे तो 2 साल के अंदर मेजोरिटी अटेंड करने के बाद, जैसे आप 18 में एडल्ट हो जाते हो तो 20 तक। ठीक है, और लड़का लड़का 23 तक। ठीक है, क्योंकि वो 21 में उसकी मैरिज होती है। अगर आपकी शादी इससे पहले होगी तो 2 साल के अंदर आप इस मैरिज को एनुअल कर सकते हो कि हमें नहीं करवानी। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड को बढ़ा के 5 साल कर दिया गया है कि 5 साल तक आप, यानी 18 के आप हुए, उसके बाद 5 साल तक अगर आपको लगे कि मेरी शादी बचपन में कर दी गई थी, तो मैं 18 साल का हुआ हूं, अब मुझे समझ आई है, तो मैं 5 साल तक ये मैरिज डिसॉल्व करवाने के लिए कोशिश कर सकता हूं। ठीक है, सो दिस बिल प्रोविजन गोना टेक प्रेसिडेंस ओवर ऑल अदर एग्जिस्टिंग लॉज, ये भी इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर। अब क्योंकि आप प्रेसिडेंस लेने जा रहे हो, ऊपर है पार्लियामेंट लॉ। ठीक है, तो फोर्स में आएगा आर्टिकल 254 क्लॉज 1, जो कहता है इफ ए स्टेट लेजिस्लेचर इनैक्ट्स ए लॉ ऑन सब्जेक्ट कवर्ड बाय कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, बिकॉज ये एंट्री 5 में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में मैरिज एंड डिवोर्स दोनों लॉ बना सकते हैं इस पे। तो ये रिपग्नेंट कर रहा है अगर प्रोविजंस ऑफ एग्जिस्टिंग सेंट्रल लॉ, तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा एंड इट विल बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड। ठीक है, तो ये अगर सेंट्रल पार्लियामेंट के लॉ को के अगेंस्ट जा रहा है तो इसको हम वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन अगर आप बचाना चाहते हो इसको वॉइड डिक्लेयर होने से या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर होने से, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, दैट यू नीड टू टेक प्रेसिडेंट एसेंट, और ये बात करता है आर्टिकल 254 का क्लॉज 2। ठीक है, क्लॉज 1 ने क्या कहा, 254 क्लॉज 1 ने कहा कि अगर आपके स्टेट लॉ में कोई ऐसा प्रोविजन है जो पार्लियामेंट लॉ को अगेंस्ट जा रहा है, तो हम उसको वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन इसी आर्टिकल के क्लॉज 2 ने यह कहा कि अगर आप चाहती हो कि वॉइड डिक्लेयर ना किया जाए, तो आप प्रेसिडेंट का एसेंट ले लीजिए, तब जाके आपके स्टेट लॉ को हम एग्री कर लेंगे। ठीक है, विद प्रेसिडेंट एसेंट स्टेट लॉ टेक प्रेसिडेंस ओवर द सेंट्रल लॉ बट सोनली विद इन जुरिडिक्शन ऑफ द स्टेट। यानी कि जो प्रेसिडेंस होगा कि 21 साल होगी अब एज लड़कियों की भी, तो वो हिमाचल सरकार का है, तो हिमाचल की ही ज्यूरिसडिक्शन में सिर्फ एप्लीकेबल होगा वो। ये नहीं कि सारे स्टेट में एप्लीकेबल हो जाएगा, प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दिया तो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिए पीएलआई स्कीम में आपके साथ ऑलरेडी बहुत बार डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। अब प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज मैं शुरू कर रहा हूं 1-2 दिन में। ठीक है, तो वहां पर हम ये दोबारा शुरू करेंगे, और इस बार हम प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज मॉड्यूल वाइज लाएंगे। ठीक है, 4 मॉड्यूल रहेंगे, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी प्लस एग्रीकल्चर, दूसरा रहेगा आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, थर्ड रहेगा हिस्ट्री,
ठीक है। एंड फोर्थ रहेगा इकोनॉमी एंड पॉलिटी का कंबाइंड, राइट। तो ये 4 मॉड्यूल्स में आएगा, आपको जो सब्जेक्ट वीक लगता है आप वो ले सकते हैं। और मेरा फोकस क्या रहेगा, वही जो जिस तरीके से मैं आपके साथ डिस्कस करते आया हूँ, हम पूरे न्यूज़ आर्टिकल्स को गो थ्रू करेंगे सिंस पास्ट 3 इयर्स, ठीक है। और मैं हमेशा आपको जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ मैं विद न्यूज़ की क्लिपिंग लगाकर ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि यूपीएससी का प्रीलिम्स इसी तरह का हो रहा है कि अगर आपने वेरियस न्यूज़पेपर कवर किए हैं, चाहे वो द हिंदू हो, इकोनॉमिक टाइम्स हो, फाइनेंशियल टाइम हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डाउन टू अर्थ एंड पीआईबी, इन दो ने बहुत परेशान किया है पिछले कुछ साल में प्रीलिम्स में, डाउन टू अर्थ, पीआईबी, और लास्ट ईयर तो स्कीम्स पूछी गई थी फ्रॉम इंडिया ईयरबुक। तो ये सारे सोर्सेज मॉड्यूल वाइज कवर हो जाएंगे। मैंने एनवायरनमेंट का लॉन्च अभी कर दिया है, उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। प्लीज टाइमली ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपके पास सफिशिएंट टाइम रहे नेक्स्ट ईयर, आप प्रीलिम्स के टाइम में उतना रश फील ना करें। एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे। इथेनॉल, अब देखिए यहाँ पर इस न्यूज में से एक सिंपल सी बात है कि मैंने आपको उस दिन 21 अगस्त का, अगर आपने डिस्कशन नहीं देखा है तो आपने मिस किया था ये सब। मैंने आपको वहां पे सारी जनरेशन पढ़ा दी थी बायोफ्यूल की, ठीक है। सेकेंडली कौन सा किस प्रोसेस से बन सकता है वो भी बात कर ली थी हमने। अब हुआ क्या था कि हम लोग फर्स्ट जनरेशन जो कि फूड क्रॉप से बनती है और सेकंड जनरेशन जो कि वेस्ट प्रोडक्ट से बनती है, इसमें हमें एंजाइम्स की जरूरत पड़ रही है। तो मैंने 2 दिन पहले ही आपसे डिस्कस किया था जहां पे बात हुई थी कि हमें ये एंजाइम्स अब इंडिजिनसली हम लोग मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं, राइट। अभी तक हम इंपोर्ट पे डिपेंड करते थे। 2G, सॉरी फर्स्ट जी में हम लोगों ने शुगर केन से बना रहे थे पहले, बट उसकी वजह से अभी शुगर के प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गए तो गवर्नमेंट ने इस पे बैन लगा दिया कि शुगर केन से आप नहीं बनाओगे। तो फिर इन इंडस्ट्रीज ने क्या किया, इन्होंने स्विच कर लिया कॉर्न पे, और हम लोग काफी ज्यादा कॉर्न क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट। जबकि हम लोग एक्सपोर्टर हुआ करते थे कॉर्न के, लेकिन उसको बायोफ्यूल में यूज करने की वजह से हम लोग नेट इंपोर्टर बन गए आज। तो बात वही है कि हम क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम करने के लिए बायोफ्यूल बना रहे हैं, बट बायोफ्यूल बनाने के लिए हम दोनों चीज इंपोर्ट कर रहे थे। हम एंजाइम्स भी इंपोर्ट कर रहे थे जो इसको ब्रेक डाउन करेगा, एट द सेम टाइम अब हम लोग कॉर्न भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर इसमें बेनिफिट क्या हुआ, राइट। लेकिन एक बेनिफिट ये है कि इससे इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो हमारे जो कॉर्न ग्रोइंग फार्मर्स हैं इनकी इनकम में हमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। कॉर्न बेस्ड इथेनॉल टर्न्ड एशियाज टॉप कॉर्न एक्सपोर्टर इनटू नेट इंपोर्टर। हम टॉप एक्सपोर्टर हुआ करते थे कॉर्न के, बट अब हम क्या बन गए, नेट इंपोर्टर, ठीक है। क्यों हुआ, क्योंकि हमने शिफ्ट कर दिया फ्रॉम शुगर केन बेस्ड इथेनॉल ब्लेंडिंग, ठीक है। हमने शुगर केन की जगह कॉर्न पे डिपेंड होने लगे अब। India's poultry producer want the government to remove duties on imports and lift its ban on genetically modified corn। अब देखिए जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के थ्रू अगर हम लोग कॉर्न ग्रो कर लें तो वो और अच्छा रहेगा ना, क्योंकि हम लोग जो 4th जनरेशन बायोफ्यूल है वो यही कहते हैं कि हम इसमें जेनेटिकल मॉडिफिकेशन या जेनेटिकल इंजीनियरिंग का यूज करेंगे। दोनों में फर्क आपको बता चुका हूं पहले, राइट। लेकिन उसको रिलीज ना करने का, ये बैन रिमूव ना करने का रीजन ये है कि इसकी वजह से पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हो सकता है, आपकी सॉइल में ही कुछ चेंज हो सकता है, तो फिर आप दूसरा क्रॉप भी जब ग्रो करोगे तो उस पर एडवर्स इंपैक्ट हो सकते हैं इसके, तो इसलिए ये बैन लगाया गया है। लेकिन जो इंपोर्ट किया जा रहा है उस पर ड्यूटी बहुत ज्यादा लग रही है, ऑलमोस्ट 50% ड्यूटी लगती है, तो कौन इंपोर्ट करना और महंगा हो रहा है। तो ये जो बायोफ्यूल बनाने वाली डिस्टिलरीज हैं ये नुकसान में जा रही हैं, ठीक है। जैसे कंट्री सेट टू इंपोर्ट ऑफ 1 मिलियन टन मेनली फ्रॉम म्यांमार एंड यूक्रेन, बिकॉज गवर्नमेंट abruptly curbed the use of sugarcane for fuel, ठीक है, शुगर के प्राइसेस को मैनेज करने के लिए। इंडिया का एम क्या है, टू इंक्रीज द शेयर ऑफ इथेनॉल इन गैसोलीन टू 20% बाय 25-26 एंड फ्रॉम 13% नाउ। अच्छा एक और बात, इंपोर्ट्स फ्रॉम म्यांमार आर नॉट सब्जेक्ट टू टैक्सेस, जो 50% ड्यूटी लगती है इंपोर्ट पे, बिकॉज इट इज कैटेगराइज एज ए लीस्ट डेवलप्ड कंट्री म्यांमार। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे एक ट्राइब्स का नाम दिया हुआ है, वावरानी इंडिजिनस ट्राइब इक्वेडोर। मंगोलिया डिफाइज आईसीसी। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हमने पूरा इन डेप्थ समझ लिया था, इसकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, वर्किंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड सब कुछ, ठीक है, वो अगर आपने देखा होगा तो। अब यहाँ पे मैंडेटरी क्या था, कल भी मैंने बताया था कि अगर कोई मेंबर है, जैसे मंगोलिया आईसीसी का मेंबर है, अगर उसमें कोई ऐसा आदमी आता है जिसके अगेंस्ट वारंट इशू किया हुआ है आईसीसी ने, जैसे पुतिन के, तो आपको अरेस्ट करना होगा। बट मंगोलिया ने मना कर दिया, हम अरेस्ट नहीं कर सकते। जबकि साउथ अफ्रीका में जब ब्रिक्स समिट हुआ था तो पुतिन गया ही नहीं था, उसको लग रहा था अरेस्ट करेंगे लोग, क्योंकि वो भी मेंबर था आईसीसी का, ठीक है। तो यहाँ पे मंगोलिया ने फाइनली डिफाई कर दिया है, तो अब कोई भी इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को सीरियसली नहीं ले रहा है, ठीक है। यूएन वॉर नहीं रोक पाया, दो दो इतनी बड़ी वॉर्स, राइट। दूसरी तरफ ये आईसीसी है जो ये सिर्फ हमेशा अफ्रीकन अफ्रीकन कंट्रीज के जो ऑटोक्रेट रूलर्स होते हैं उनको पनिश करता है, कभी भी वेस्ट की किसी को पनिश नहीं कर पाया। नेतन्याहू ने वॉर क्राइम किए बट नहीं पनिश कर पाएगा, पुतिन को पनिश नहीं कर पाएगा। तो आजकल कोई भी कंट्री इनको सीरियसली नहीं लेती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, क्योंकि ये फेल रहे हैं अपने मैंडेट में।
Okay, so that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.